प्रिय छात्र छात्राओं, इस व्याख्यानमाला में आज हम साहित्य का मूल्य, जो कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में हम बाबू गुलाब राय ने मूल्य को स्पष्ट किया है, वो जान चुके हैं। और फिर कलावादियों की दृष्टि में जो निवृत्ति मूलक अर्थ उन्होंने लिया है, उसको स्पष्ट करते हुए उसका खंडन भी किया है। और तत्पश्चात ये भी बताया है कि ये जो मूल्य हैं वो मूल्य सबके लिए समान नहीं हो सकते। और ये भी बताया है कि भौतिकता के नियमों में मनुष्य बंधा हुआ है, चाहे वो कितनी ही प्रगति कर ले, लेकिन नियमों का पालन करता पड़ता है। हालांकि विज्ञान की प्रगति के कारण वो काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण भी प्राप्त कर चुका है, लेकिन मनुष्य होने के नाते, जीवित होने के नाते उसके कुछ प्रवृत्तिगत विशेषताओं के अंतर्गत रहना पड़ता है। तो उसको भी स्पष्ट किया है, जैसे पशु इन चीज़ों के अधीन रहते हैं, मनुष्य भी इनके अधीन रहता है। और फिर ये प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए, आचार और नीति की बात करते हुए जब लेखक कहते हैं कि सामाजिकता जो स्थापित होती है वही जो है मनुष्य की इस जो मनुष्य को जो इसकी सीमाओं से ऊपर उठाती है, वो इसको दूर ले जाती, सीमितताओं से या क्षुद्रता से दूर ले जाती हुई सामाजिकता को स्थापित करती है। और उसको यूरोप में क्या कहते हैं और भारत में मनीषियों ने क्या कहा है, उस पर भी चर्चा हमने कल कर ली थी। और उसे ब्रह्मानंद के समान भी बताया था। किसको? रस को। इससे हमें रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, और वो काव्यानंद ब्रह्मानंद के समान होता है। अब लेखक अपनी ही इतनी चर्चा पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग ऊब गए होंगे ये चर्चा सुनते सुनते कि मनुष्य का विश्लेषण मैं कर रहा हूँ और ये बेसुरा राग साहित्य में कहाँ से आ गया। लेकिन अपने पर ही व्यंग्य करते हुए वो फिर सही बिंदु पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जीवन का आत्मचिंतन ही मुखरित जीवन का साहित्य में एक विशेष स्थान होता है। या हम कह सकते हैं साहित्य मुखरित जीवन है और जीवन का ही आत्मचिंतन इसमें मिलता है। साहित्य मनुष्य जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और यहाँ फिर साहित्य शब्द की लिटरेचर जो इंग्लिश का शब्द है, और इससे थोड़ा सा बदल करके लैटिन भाषा का भी यही शब्द है, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। और ये कहते हैं कि लिटरेचर शब्द से साहित्य शब्द की व्यापकता मनुष्य जीवन के लिए अधिक है। क्यों? क्योंकि साहित्य में समन्विति है, इकट्ठा होने का भाव है, साथ का भाव है। सह एवं सहितम तस्य भावः साहित्यम, ये भी वो कहते हैं। और एक दूसरी व्युत्पत्ति की भी वो चर्चा करता है, हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम। और दोनों ही हमको ये बताते हैं कि मनुष्य का जीवन और उसमें आने वाली व्यवस्थाएं, सब तरह की जो वृत्तियां हैं, उनको आपस में जोड़ना। तो कहते हैं कि साहित्य का मूल्य जीवन के मूल्य से भिन्न नहीं है। अतः जो जीवन का मूल्य होगा वही साहित्य का मूल्य भी होगा। और फिर तुलना करते हैं कि आगे हम ऐसी कोई हमारे पास चीज़ आ जाए जिनमें इन सब मूल्यों को हम रख सकें। अर्थात जैसे हाथी के पाँव में सब पाँव आ जाते हैं, उसी तरह से कोई ऐसा मूल्य हो जिसमें सारे मूल्य आ जाएं। या फिर हमारे ऐसे देवताओं की तरह छोटा बड़ा नहीं होगी, ये देवता बड़ा है और ये देवता छोटा है, अर्थात सब मूल्य समान हो, या तो ये हो या कोई एक में समाहित हो जाए। इस बात पर भी लेखक चर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ आगे इसी बात को और स्पष्ट करते हैं, यह प्रश्न बड़ा टेढ़ा है।
कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि सब लोग अपनी अपना राग, अपनी अपनी डफली वाली जो कहावत है उस पर चलते हैं। मेरी रुचि कुछ है, मैं उसके अनुसार बात करूँगा, आपकी रुचि कुछ है, आप उसके अनुसार बात करेंगे। मेल कहाँ हुआ? भिन्न रुचि ही लोक है कि विभिन्न रुचि के, विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग इस दुनिया में रहते हैं और वो अपना अलग अलग राग अलापते हैं। और एक चीज़ और है कि प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, समता की जब हम बात करते हैं, सब लोगों की बराबरी के दर्जे की जब बात करते हैं, तो सब मनुष्यों को हम एक लाठी से भी नहीं हाँक सकते। तो लेकिन विभिन्न लोग हैं, वो बात फिर लेखक आगे और स्पष्ट करता है। लेकिन कुछ लोग तो प्रगतिवादियों की तरह ये कहेंगे कि भूखे भजन न होए गोपाला। बिहारी जैसे कहेंगे तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। कि इनमें जो पूरी तरह डूब गया वो तैर गया, यहाँ विरोधाभास दिखाई देता है, और जो नहीं डूबा वो डूब जाएगा। इसी तरह से एक चर्चा और करते हैं कि मनोवैज्ञानिक भी दो तरह के लोग बताते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट, अर्थात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर आगे साहित्य पे आ जाते हैं तुरंत कि छायावादी जो है वो इंट्रोवर्ट कहलाएंगे, अंतर्मुखी कहलाएंगे, और प्रगतिवादियों को बहिर्मुखी कहा जा सकता है। तो साहित्य का जो ध्यान रखना है वो व्यक्ति संबंधी इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो कहते हैं कि साहित्य के लिए मनुष्य की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो प्राण संबंधी आवश्यकताएं हैं, वो भी इसमें शामिल है, और भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, इनमें हम नैतिक आवश्यकताओं को भी शामिल कर सकते हैं। और आध्यात्मिक आवश्यकताएं, इनमें से किसी एक को प्राधान्य देना चाहिए या सबको साथ रखना चाहिए, यहाँ ये सवाल उठाता है। तो आगे लेखक स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात पर और आए कि हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनका संबंध भी किससे है? जीवन मूल्यों से है। तो धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं, और अर्थ में भौतिक मूल्य आ जाते हैं। ये दो तो आपके स्पष्ट हो गए। धर्म में कौन से आ गए? नैतिक और सामाजिक मूल्य, और अर्थ में भौतिक मूल्य आ जाते हैं। काम में सौंदर्य और कला संबंधी मूल्य आ जाते हैं। जिस सुंदरता का हम वर्णन करते हैं, कला का जो वर्णन करते हैं, वो सब किस में शामिल हो गए? इसमें। और मोक्ष में क्या आएगा? मोक्ष में आध्यात्मिक मूल्य आएंगे। और लेखक यहाँ कहते हैं कि ये सभी मूल्य आपस में समन्वय रखते हैं। कोई भी मूल्य दूसरे में बाधक नहीं होता, कोई भी मूल्य दूसरे की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि एक मूल्य दूसरे मूल्य के साथ लेकर के चलता है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि इस संबंध में मोक्ष को एक बार हम परे छोड़ दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मोक्ष सीधा सीधा हमको दिखाई नहीं देता जीवन में। इसका अनुभव, इसकी अनुभूति जीवित रहते अब तक संभव नहीं हो पाई है, ऐसा मानते हैं। और कहा है उनको, कहते हैं कि उन्होंने कुछ झूठ ही कह दिया होगा। लेकिन जीते जी यदि किसी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, हम बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनके लिए कह सकते हैं कि आपने शायद मोक्ष प्राप्त किया होगा। बुद्ध है, महावीर है,
इनका तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन्होंने लगभग वो स्थिति प्राप्त कर ली थी केवल। इसी संबंध में राम जब अपने भाई भरत को शिक्षा दे रहे होते हैं तो भी यही बात करते हैं कि तुम्हारे काम में, तुम्हारे जीवन में अर्थ कहीं धर्म में बाधा तो नहीं पैदा करता है, काम कहीं धर्म में बाधा तो पैदा नहीं करता है। अर्थात एक दूसरे में कोई भी मूल्य या पुरुषार्थ एक दूसरे की बाधा नहीं बनते। ये राम का भी कहना। तो यहाँ राम भी कहते हैं कि सब मूल्यों का समन्वय रहना चाहिए। यदि बाधा पैदा करते हैं तो आपके मूल्य सही नहीं है। और हमारे यहाँ भी जो काव्य समीक्षक हैं वो भी आनंद के मूल्यों से संबंध स्थापित करके या समन्वय करके ये लोग यश और अर्थ के भौतिक उद्देश्यों से चल करके, अर्थ और यश के भौतिक मूल्यों से चल करके पर निवृत्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य तक भी पहुँचे हैं। तो साहित्य जो है वो है जो व्यक्ति को जीवन में माया मोह से दूर ले जाए। और भामह में लेखक कहते हैं, भामह, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो भामह का नाम तो जरूर सुना होगा। इन्होंने भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को, धर्म अर्थ और काम को मोक्ष का साधक बताया है और कला में नैपुण्य उत्पन्न करने वाला तथा प्रीति और कीर्ति की प्राप्ति करने वाला बताया है। देखिए ये सारी बात स्पष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आगे फिर चर्चा करते हैं कि कौन सा मूल्य ऊंचा है, आध्यात्मिक मूल्य या भौतिक मूल्य। तो लेखक स्पष्ट कहते हैं कि यदि मूल्यों की तुलना करनी आवश्यक हो तो भौतिक मूल्यों से आध्यात्मिक मूल्य निश्चित रूप से ऊपर होंगे, ऊंचे होंगे। लेकिन आध्यात्मिक मूल्य कहीं भी भौतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि ये भौतिक सोपानों द्वारा ही आध्यात्मिकता की प्राप्ति का समर्थन करते हैं। अर्थात भौतिक मूल्यों को प्राप्त करते हुए आप आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ जा सकते हैं। भौतिक, इसलिए हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जो गृहस्थ है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे तीन चीज़ों को लेकर के लेखक इस बात को और स्पष्ट करते हैं। साहित्य का मूल्यांकन भी हम इसी व्यापक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। जो साहित्य हमको धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों प्रकार के मानों के अथवा मूल्यों के समन्वय की ओर ले जाता है, वही सत्य साहित्य है। अब यहाँ साहित्य पर वापिस आ गए। सत्य साहित्य कौन सा है? जो धर्म अर्थ और काम का समन्वय करवाए। धर्म के अंतर्गत क्या आ जाएगा? नीति, आचार, आध्यात्मिकता आ जाएगी। अर्थ के अंतर्गत भौतिक और शारीरिक मान आ जाएंगे और काम के अंतर्गत ऐषणाएं, महत्वाकांक्षाएं, कला और सौंदर्य इत्यादि आ जाएंगे। और साहित्य का अर्थ जो है वो भी सहित के भाव से है और दृष्टि जो है साहित्य की वो समन्वय प्रधान है। इसलिए आचार्य कुंतक ने कहा है कि शब्द के शब्दोत्तर और वाच्य के वाच्यांतर के साथ मेल को ही हम साहित्य कह सकते हैं। खाली शब्द और खाली वाच्य ये दोनों कोई मायने नहीं रखते। इनका जब इनके अर्थ और अर्थ से अलग वाच्यांतर कोई चीज़ निकलती हो तभी उस साहित्य का महत्व निकलता है या महत्व बनता है। आगे वक्रोक्तिवाद पर निबंधकार आते हैं। इसलिए कहते हैं कि वक्रोक्तिवाद का जो पश्चिम का अभिव्यंजनावाद है उससे तादाम्य करना सही नहीं ठहराते। क्यों? क्योंकि साहित्य की दूसरी व्युत्पत्ति भी ऐसी ही है, हितेन स सहितम तस्य भाव साहित्यम।
और दोनों में ही साहित्य का अर्थ हमें समन्वय की ओर तथा लोक मंगल की ओर ले जाता है, लोगों की भलाई की तरफ ले जाता है। और इसलिए लेखक ने स्पष्ट कहा है कि जो साहित्य मनुष्य जीवन में उसकी सभी प्रवृत्तियों, जो साहित्य मनुष्य जीवन में उसकी सभी वृत्तियों और जीवन के सभी स्तरों में साम्य की ओर ले जाता है, समता की तरफ ले जाता है, वही हमारे लिए मान्य होगा। तो साहित्य कौन सा मान्य होगा? जो साम्य की तरफ ले जाता है मनुष्य की सभी वृत्तियों को। इसलिए हम साहित्य को चाहे प्रगतिवादी कहें, चाहे छायावादी कहें, या कुछ और कहें, या समन्वयवाद कहें, लेकिन साहित्य वही है जो हमें समन्वय की तरफ ले जाता है। अब यहाँ प्रगतिवाद और छायावाद पे थोड़ा सा अंतर करने पे लेखक उतर आए हैं। ये कहते हैं कि प्रगतिवाद ने आर्थिक मूल्यों को अधिक प्रधानता दी है, और कहते हैं कि यदि ये खाली अर्थ को ही ध्यान में रखे और अन्य मूल्यों की उपेक्षा करे तो ये एकांगी रह जाएगा, और एकांगी होने से साहित्य का जो मूल आदर्श है, समन्वय, जीवन को आगे ले जाना, मुक्ति की तरफ ले जाना, आनंद का महसूस करवाना, तो उस आदर्श से गिर जाता है। और इसके विपरीत छायावाद जो है वो मनुष्य की कला संबंधी प्रवृत्तियों का पोषण करती है। वो किसका कर रही थी? आर्थिक मूल्यों का। और यह शब्द सौंदर्य पर भी बल देती है, किंतु वह भी आर्थिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि करेगा तो जो कमी प्रगतिवादियों में दूसरे मूल्यों को छोड़ने पर आती है, इसमें भी आ जाएगी। तो इसीलिए आजकल के छायावादी जो हैं वो इन आर्थिक मूल्यों की ओर सचेत होते हैं। तो वायवी सौंदर्य छायावाद में है, और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का सम्मिश्रण भी रहता है, भौतिक सौंदर्य और वायवी सौंदर्य। किंतु बिना मानसिक रुचि और आकर्षण के वह अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। और रविंद्र बाबू ने भी इस बारे में कहा है, वो भी यहाँ लेखक ने हमको बताया है। ओ वोमन thou art of dream and of reality। फिर एक फूल का उदाहरण लेखक देते हैं कि फूल का दिव्य सौंदर्य उसका खाली परागमय स्थूल शरीर ही नहीं है। हम फूल की सुंदरता देखते हैं, उसमें सुगंध भी होती होगी, सब कुछ है, वरन कंटीली डालें, उसके पास लगी हुई कांटे वाली डाल और मिट्टी के ढेले जो हैं वो भी उसके लिए आवश्यक हैं, उनमें भी अपना एक सौंदर्य है। और हम यहीं तक नहीं रुक सकते, बल्कि कहते हैं कि सुमन का सौरभ मिट्टी के ढेले की पूर्णता है, कि फूल में आने वाली खुशबू मिट्टी के ढेले की पूर्णता है, और वही ये सिद्ध करती है कि पृथ्वी गंधमय है, अर्थात पृथ्वी में सुगंध है। अब आगे लेखक इस बात को और अधिक ले जाते हैं गहराई में कि यहाँ तक जो सुंदरता दिखती है, मिट्टी दिखती है, वो ही पूर्णता नहीं है। हमको ये भी ध्यान रखना होगा, ये भी मानना होगा कि जिस हांडी में हम दाल पकाते हैं, जिस मटके में, घड़े में हम ठंडा पानी पीते हैं, मिट्टी की पूर्णता यहाँ आकर के होती है। और आगे मिट्टी की उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। मिट्टी की उपयोगिता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि उसके खिलौने भी बनते हैं, सुमन सौरभ भी उत्पन्न होता है, और भी मिट्टी से बहुत सी चीज़ें, हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है तो वो भी बनता है। अब लेखक उपसंहार पे आते हैं कि मैंने जो जो बातें बताई है वो क्या है, और ये बताते हुए मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि जीवन के मूल्य ही साहित्य के मूल्य हैं, और जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाए वही सत साहित्य है।
और कहते हैं कि जीवन की पूर्णता का अर्थ भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, धर्म और कला जिसको कह सकते हैं, मूल्यों की आपस में समन्वय की जो क्रिया करवाए वही साहित्य, मूल्यों से संपन्नता पूर्ण समन्विति जो करवाए वही साहित्य असल में साहित्य है। और कहते हैं कि हम वैशिष्ट्य शून्य अभावों की समन्विति नहीं चाहते, कि विशिष्टताओं से रहित जो अभाव है, जो शून्य है, वो हम नहीं चाहते, उनकी समन्विति नहीं चाहते। समन्विति किसकी चाहते हैं? जिनमें मूल्य हों, जिनमें विविधताएं हो। जब विविधता ही नहीं होगी तो मिलन किसका होगा, समन्वय किसका होगा? आगे उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि वीणा के स्वर और इंद्रधनुष के रंग, ये विविधताओं के समन्वय के प्रतीक हैं। जिस तरह से इनमें विविध चीज़ें होते हुए भी एक रूप लेके होते हैं, उसी तरह से हमारा साहित्य भी ऐसा ही होना चाहिए। साहित्य जीवन के व्यापक क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने वाले विकासवाद के चरम तथ्य को चरितार्थ करता है। तो यहाँ डार्विन के विकासवाद को भी ले आए, लामार्क को भी ले आए। यहाँ कहते हैं कि साहित्य जो है, सदसाहित्य जो है, उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है और वह विविधता में एकता स्थापित करने के विकासवाद का जो चरम लक्ष्य है जीवन के विकास का, उसके अंगों में और उसमें चरितार्थ करता है। आगे केंचुए का उदाहरण देता है कि केंचुए से मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है, या अन्य जीवों से मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है। सत साहित्य से तुलना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के विविध अंगों में, मनुष्य के अलग अलग अंग हैं और उन अंगों में आपस में समन्विति है, वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, इसलिए मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। और जीवों में ऐसी अन्विति, ऐसा समन्वय, अंगों का आपस में जुड़ाव कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य में, इसलिए मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। और साहित्य भी यही करता है, वो अन्य क्षेत्र का, अन्य किसी वर्ग का या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि और अन्य वर्गों का वो बहिष्कार भी नहीं करेगा। दोनों चीजें हैं, न तो किसी एक पक्ष का होगा, न अन्य पक्षों का बहिष्कार करेगा। जहां उसे मानवता के दर्शन होंगे वह उसकी उपासना करेगा, वही साहित्य है। सुंदर और उपयोगी कलावादी, आगे पहले शुरुआत में चर्चा चलाई है कि उसमें भी साहित्य कोई अंतर नहीं करता, जबकि कलावादी कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक यदि वस्तु का भीतरी है तो दूसरा बाहरी रूप होगा। यदि सुंदरता और उपयोगिता दोनों भीतरी और बाहरी रूप हो जाएंगे, और रूप सौंदर्य की पूर्णता कहाँ होगी? जब भीतरी और बाहरी सौंदर्य मिले। यदि दोनों में समन्वय नहीं है तो वह चीज़ सुंदर नहीं रहेगी, वह चीज़ उपयोगी नहीं रहेगी। इतना मानने के बाद भी लेखक ये कहते हैं कि जो प्राचीन मान साहित्य के लिए रखे गए थे वो भी आज की तारीख में मूल्यहीन नहीं होते। जैसे अलंकार, ध्वनि इत्यादि, वो निरर्थक नहीं हो जाते, बल्कि वो एक ढांचे का कार्य करेंगे। सौंदर्य को बनाने के लिए, उपयोगिता को बचाए रखने के लिए जो ढांचा होना चाहिए, वो ढांचा इनके माध्यम से ही खड़ा होता है। और कलाकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना वस्तु के ढांचे के साहित्य जो है
वो खोखला होगा, निर्मूल्य होगा। समस्त सामग्री बिखरी रहेगी। आप कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर से हड्डी निकाल दी जाए, अस्थियां बाहर निकल जाए, या मकान में से ईंटें बाहर कर दी जाए, तो मकान में क्या बचेगा? हम किस रूप में रह पाएंगे? बिखर जाएंगे, लुंज पुंज हो जाएंगे। तो बिखरे रहने से उनमें अन्विति नहीं आ सकती। काव्य की आत्मा तो रस ही रहेगा, ये लेखक का मानना है, किंतु उसके स्रोत जो हैं वो रूढ़िवादी नहीं रहेंगे। रूढ़िवाद का जो अंधा कुआं है, अंधकूप है, वो नहीं रहेगा। वरन जीवन का विशाल, गतिशील निर्झर होगा, वही साहित्य में आएगा। परंपराओं में बंध गए तो हम साहित्य को बांध देंगे, अंधे कुएं में डाल देंगे, और जीवन की जो गति है उसके साथ साहित्य को चलाएंगे, जीवन की जो विशालता है उसके साथ साहित्य को ले जाएंगे, तो एक निर्झर की तरह हमारा साहित्य भी आगे बढ़ता रहेगा। भविष्य का कलाकार जीवन के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक श्रेयों की कला के सौंदर्यपूर्ण ढांचों में ढालकर प्रिय बनाएगा। ऐसा लेखक का मानना है कि जीवन के जो मूल्य हैं, भौतिक मूल्य हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, आने वाले समय का लेखक इन ढांचों को या इन सब मूल्यों को एक ढांचे में ढालकर, इनके जो मानदंड पहले से तय किए गए हैं उनके, उसको प्रिय बनाएगा, हम लोगों के लिए ग्रहण करने योग्य बनाएगा। और एक बात और कह करके लेखक अपने इस निबंध को समाप्त करते हैं कि यह सौंदर्य केवल वायवी न रह करके, ये वायवी नहीं रहेगा मात्र, उसको पुष्ट और मांसल बनाएगा और अचल तथा स्थूल में भी वायवी सौंदर्य की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। अचल जो चीज़ होती है उसमें प्राण नहीं होते, लेकिन जब उसमें वायवी सौंदर्य मिल जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और इसी के साथ लेखक अपने इस निबंध को यहाँ समाप्त कर देते हैं। तो इसमें हमने निबंध का सार पढ़ा और उसके साथ साथ कुछ मूल्य निकल कर के हमारे सामने आए, कुछ उद्देश्य हमारे सामने आया कि लेखक को इस निबंध को लिखने का उद्देश्य क्या रहा है। यदि ज़रूरत हुई, आवश्यकता हुई, तो हम मूल जीवन उद्देश्य जो है साहित्य इस निबंध को लिखने के, उन पर चर्चा अलग से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।